हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर। वेक्टर पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास वेक्टर लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, पहले उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन गिवन है वेक्टर ए इजकल टू इतना दिया है, वेक्टर बी इजकल टू ये दिया हुआ, देन फाइंड क्या करना है ए क्रॉस बी। ओके, तो इससे भी छोटा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पे एक ट्रिक है, वेक्टर ए इजकल टू 2 आई कैप, वेक्टर बी इजकल टू 3 जे कैप, वेक्टर सी इजकल टू 2 के कैप। अगर हमें वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी, ए का वैल्यू 2i क्रॉस 3j। ओके, क्या हो जाएगा 6 i क्रॉस जे, आई क्रॉस जे आपको याद होगा, ये हमने ट्रिक आपको बताया था लास्ट क्लास में। अप्लाई कर देंगे i क्रॉस जे, आई से गए जे, आया हमारे पास क्या के कैप आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे के कैप। ए क्रॉस बी आपने फाइंड कर लिया। अगेन ए क्रॉस सी फाइंड करना हो तो ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा 2i इंटू 2i यूनिट वेक्टर क्रॉस 2k यूनिट कैप। आप देखो वेक्टर सी का वैल्यू क्या है 2 इंटू के वेक्टर है, देन क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, आई क्रॉस के करेंगे। अब देखो आई क्रॉस के अपोजिट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमने एक और आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज में अगर रहे तो कैसे करेंगे। ये हमारा आई जे के हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज में हमने कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज क्लियर। आई क्रॉस के क्या आ रहा है जे आ रहा है, आई क्रॉस के हमारा क्या आ रहा है जे आ रहा है, बट जब अपोजिट चलेंगे एंटी क्लॉक में चलेंगे तो हम क्या लेते हैं माइनस लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे -4k। ओके, इसी तरह आप फाइंड कर सकते हो बी क्रॉस सी भी फाइंड कर सकते हो, सी क्रॉस ए भी फाइंड कर सकते हो। ओके, जब दो वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू एक एक है, 2i है ओनली 3i है, एक एक वैल्यू तब तो आसानी से फाइंड कर लोगे। बट यहाँ पे देखो वेक्टर ए इजकल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप है, बी इजकल टू 2i कैप 3j कैप 2k कैप है। अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड करोगे, ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहो तो क्या होगा, एक बार 4 को 2 से, फिर 4 को 3 से, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन 3 को 2 से, 3 को 3 से, 3 को 2 से करोगे। काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, आप जब कॉपी में बनाओगे इतना बड़ा हो जाएगा और इसमें गलती होने का चांस रहता है। ओके, तो इस त्रुटि को, इस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, एक छोटा सा ट्रिक है, हम वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, छोटा सा ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे। ओके, अब देखो कैसे यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, जिसे सॉल्व करना है आप वीडियो पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पे रखेंगे आई कैप, जे कैप, देन के कैप। ओके, आई जे के। अब वेक्टर ए का आई का जो कॉफिशिएंट है हम इसे यहाँ पे लिख देंगे, जे का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे लिख देंगे, के का कॉफिशिएंट है हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, देन बी का, वेक्टर बी का देखेंगे आई का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे हम लिख देंगे, जे का कॉफिशिएंट यहाँ पे लिख देंगे, के का कॉफिशिएंट क्या है 2 है, हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, यहीं तक हो गया, इसे हम रिमूव कर देते हैं। नाउ अब इसे हम सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान है सॉल्व करना। यहाँ पे कर रहे हैं ए क्रॉस बी। नेक्स्ट स्टेप, आई यूनिट वेक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ही आप आई यूनिट वेक्टर यहाँ पे रखोगे, इस लाइन को और इस लाइन को अभी रिमूव कर दो, दोनों लाइन को रिमूव करो। ओके, अब बचा क्या आपका ओनली 3 2 और ये 3 2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 2 जा 6 और माइनस लिखेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। क्लियर। नाउ अब इस यूनिट वेक्टर को हम यहाँ पे लिखेंगे, जे लिखेंगे और यहाँ पे जो
साइन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे जो साइन का वैल्यू लेंगे हम निगेटिव लेंगे। नाउ फिर से क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे और इस लाइन को हम रिमूव कर देंगे। 2 लाइन रिमूव हो गया, बचा क्या 4 2 2 2। ध्यान से सुनो, इस लाइन को रिमूव किया, इस लाइन को रिमूव किया, बचा क्या 4 2 और 2 2। देन 4 2 जा क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस होगा, क्लियर, सॉरी 4 होगा, 4 यहाँ पे होगा, 2 2 जा 4। नाउ नेक्स्ट क्या रह गया आपका के यूनिट वेक्टर, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और के यूनिट वेक्टर लिखेंगे। नाउ इसे रिमूव करेंगे और इसे रिमूव करेंगे। ध्यान से सुनो, जब के यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो इसे रिमूव करेंगे और इसे रिमूव करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 के हो जाएगा। नाउ 6 में से 6 गया, क्या हो जाएगा 0। 8 सब्सट्रैक्ट को 4 से, क्या हो जाएगा -4j। अब 12 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करोगे, क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा A क्रॉस B। क्लियर, यहाँ तक तो ठीक है। अभी रुक जाओ, कहानी अभी और है, अभी कहानी और है जो आपके एग्जाम में आता है। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर। ऑल्सो फाइंड हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर। कैसे फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर, आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर वेक्टर ए गिवन है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर, नाउ ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, निकालना क्या है, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ए क्रॉस बी का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ओके, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर, अब आपने फाइंड पहले ही से कर चुका है, ए क्रॉस बी क्या है -4j प्लस 6k, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4j प्लस 6k। नाउ डिवाइडेड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, पहले तो रूट अंडर बना लेंगे, रूट अंडर। नाउ आई इसका आई कोफिशिएंट का स्क्वायर, 0 है तो 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे। अब जे का कोफिशिएंट क्या है, बहुत स्टूडेंट ओनली 4 को लेके चलते हैं, ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे जो साइन है उसे भी कंसीडर करना है। ओके, तो जे का जो कोफिशिएंट है -4 है, तो -4 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम लिखेंगे 4j प्लस 6k। क्लियर, नाउ क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36। हम तो यहाँ पे लिख देते हैं 16 प्लस 36। आगे एक स्टेप और बना देते हैं, -4j प्लस 6k बाय क्या हो जाएगा 6 6 12 1 3 52। फाइनली आपका यूनिट वेक्टर जो हुआ ये हुआ। क्लियर, समझ में आ गया, एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाओगे। अगर 2 वेक्टर दिया रहेगा, ए का वैल्यू 2i ओनली, बी का वैल्यू 3j, तब तो इस तरह बना लोगे। बट a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, फिर बनाने के लिए आप डिटर्मिनेंट का यूज़ करोगे। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है और आने भी वाला है ये क्वेश्चन, JEE या नीट में ये पूछा हुआ है। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन में है इन्फिनिटी, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 0, लास्ट ऑप्शन है -1। जिस स्टूडेंट को सॉल्व करना है वीडियो पॉज करो और बना लो, अदरवाइज हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, क्या आपको फाइंड करना है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं फाइंड क्या करना है आपको, वेक्टर ए डॉट एक ब्रैकेट के अंदर ए क्रॉस बी। क्लियर, ये चीज़ आपको फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। डायग्राम के थ्रू हम इसे समझते हैं, 3D डायग्राम। ओके, 2 स्केच हमने 3 डिफरेंट स्केच लिया। ब्लैक कलर वेक्टर ए है, ओके, नाउ ब्लू कलर वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी देखो इस तरह हम ले रहे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिख रहा है।
ये आपका ब्लैक वाला वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, लास्ट क्लास में हमने बताया था राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर देते। राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे पाम को आप यहाँ पे ऐसे रखो, ए पे ए क्रॉस बी हमें करना है, तो क्या करेंगे ए क्रॉस बी। ऐसे नहीं ना करोगे ए क्रॉस बी, ऐसे पूरा उल्टा तो नहीं मोड़ सकते हो, स्मॉल एंगल से चलेंगे हम लोग। स्मॉल एंगल ये है ऐसे, तो हम पाम को यहाँ पे रखेंगे और ए क्रॉस बी करेंगे, तो ये आपका क्या है डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आया। इट्स मीन्स आपका ए क्रॉस बी क्या है अपवार्ड है। तो हम डायग्राम में अब बना रहे हैं, डायग्राम में बना रहे हैं, ये आपका वेक्टर ए है, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है। क्लियर ना, ए क्रॉस बी गया, ए क्रॉस बी गया तो इस तरह आएगा, इस तरह आएगा ए क्रॉस बी। ये आपका क्या है ए क्रॉस बी। तो हम यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे लिख देते, सॉरी इस डायग्राम में ए क्रॉस बी। ओके, ये वाला लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आप डॉटेड लाइन हमने दिखाया है, ये लाइन वेक्टर बी पे क्या है परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए पे क्या है परपेंडिकुलर है। बिकॉज हमने बताया ये आपका क्या है वेक्टर ए, ये क्या है वेक्टर बी, इस तरह है, यही तो है, इस तरह है। क्लियर, तो ए क्रॉस बी वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर है। ओके, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब देखो कहानी ख़त्म होने जा रहा है, कहानी ख़त्म होने जा रहा है। इसमें बस थोड़ा सा कंसेप्ट छिपा था, वो कंसेप्ट को आप डायग्राम के थ्रू आप समझ लिए। ओके, ए डॉट बी, ए डॉट क्रॉस ए बी, इसको क्या करो, ये एक वेक्टर है और इस पूरे को क्या करो, इस पूरे को थोड़ा देर के लिए सपोज कर लो कि एक वेक्टर ये भी। ध्यान से सुनो, इसे एक वेक्टर, ये तो है ए वेक्टर, ओनली वन वर्ड है यहाँ पे लिखा, अब वन लेटर लिखा हुआ, अब यहाँ पे ये दो लेटर है, इसे तुम सपोज कर लो कि एक वेक्टर, समूचा एक वेक्टर है, एक ये है एक ये है, तो इसे कर दो वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, अब ए डॉट बी का फॉर्मूला लिख दो। ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा बिटवीन, थीटा एंगल बिटवीन देम, वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल। ओके, तो हम इसके आगे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू कॉस थीटा। और थीटा हमने क्या बताया, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर। अब यहाँ पे आपका वेक्टर कौन है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। देखो एक ए क्रॉस बी ये है और एक ए है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कहानी ख़त्म हो गया, कहानी आपका ख़त्म, फिनिश्ड। cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री आपको पता है 0 डिग्री होता है। आप 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी ऑप्शन हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट ने बना भी लिया होगा। ओके, नाउ अब इसको आप लोग नोट कर लो। अब इसी तरह का क्वेश्चन हम अभी और सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, हम इसे लब करने जा रहे हैं, जल्दी से नोट करो आप लोग। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है ये आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को सॉल्व करने में। जिसे बनाना है वो पॉज करके इसे बनाएं। ओके, और हम यहाँ पे इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसे बनाना पॉज करके बना लो। ओके, अदरवाइज हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अब बताओ यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या नहीं करें। बहुत सारे का स्टूडेंट का आंसर होगा यस सर, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन देम, ए एंड बी के बीच का एंगल। देन इंटू मल्टीप्लाई आप सर करोगे यूनिट वेक्टर से। ओके, और आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो
आपका कहना होगा सर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो यूनिट वेक्टर को, लेकिन क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है। यहाँ पे देखो मोड लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, इसका मतलब कि हमें ओनली मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे मोड लगा हुआ है इसलिए हमने यूनिट वेक्टर को कंसीडर नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैग्नीट्यूड का मोड का मतलब ही होता है, और मोड का मतलब होता है कि आप ऑलवेज मैग्नीट्यूड को कंसीडर करो। तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख दिया और डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर को नहीं लिखा। क्लियर? देन ए डॉट बी इजकल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है यहाँ तक। अब देखो जो कैंसिल होने वाला टर्म है, कैंसिल होने वाला टर्म क्या क्या आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ ए दोनों तरफ सेम है, कैंसिल कर देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों तरफ सेम है, कैंसिल कर देंगे। अब इस कॉस थीटा को हम इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1। ओके, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है? टैन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा इक्वल टू 1। ओके, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? टैन इनवर्स 1। क्लियर? नाउ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री बन गया, 2 लाइन में बन गया। ओके, कंसेप्ट इसमें क्या था? यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट था। यहाँ पे कंसीडर करना है या नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0, वेक्टर ए डॉट सी इक्वल टू 0, देन वेक्टर ए इज पैरेलल टू, ऑप्शन ए में क्या है? वेक्टर सी, वेक्टर बी, बी क्रॉस सी, बी डॉट सी किसके पैरेलल होगा आपको बताना है। आप पॉज करो और बनाओ। नाउ हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे 3 वेक्टर है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ओके, अब आपको पता होगा, हमने बताया जब a डॉट बी इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब है a परपेंडिकुलर टू c, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू c, सॉरी b होगा, a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री। क्लियर? नाउ ए डॉट सी इसी तरह क्या हो जाएगा? कॉमा कर देते हैं, वेक्टर ए डॉट सी, इसका मतलब क्या होगा? ए इज परपेंडिकुलर टू सी। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तभी तो 0 आ रहा है, तभी तो ए डॉट सी इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आई? क्लियर? ए डॉट बी इक्वल टू 0 गिवन है, तो कन्फर्म है कि थीटा का वैल्यू ए और बी के बीच का एंगल का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। ओके, और ए डॉट सी इक्वल टू 0, देन ए इज परपेंडिकुलर टू सी, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, अब देखो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ए इज पैरेलल टू किसके पैरेलल होगा? तो पहले हम वेक्टर ए को इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेक्टर ए है। ओके, वेक्टर ए है। अब वेक्टर सी और बी को हम क्या करेंगे? वेक्टर सी और बी को हम यहाँ बना रहे हैं, एक प्लेन में बना रहे हैं। ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर सी है। ओके, ये आपका वेक्टर क्या है? सी है। क्लियर? इस तरह आप देख लो, वेक्टर बी आपका ब्लैक वाला, रेड वाला वेक्टर सी। अगर हम बी क्रॉस सी करें, ध्यान से सुनना, बी क्रॉस सी करेंगे तो क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल बी पे रखेंगे, बी से हम सी ले जाएंगे, इस तरह जाएगा, बी से सी इस तरह जाएगा, बी क्रॉस सी करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी का? ये वाला डायरेक्शन, बी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी। क्लियर? तो अब देखो, तो जब बी क्रॉस सी करोगे तो ए इज, यहाँ पे तो क्लियर हो गया, ए इज पैरेलल टू क्या होगा? वेक्टर बी क्रॉस सी। समझ में आया? तो आपको ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन नंबर सी, बी क्रॉस सी। तो ए किसके पैरेलल है? बी क्रॉस सी के। कंसेप्ट छुपा हुआ था। अब कैसे डायग्राम को बना रहे हो? डायग्राम बन जाएगा तो आप आंसर भी फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड उस पर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। प्रूफ करना है। आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। ये आपका आर एच एस
RHS, ये आपका क्या है LHS, हम RHS को कंसीडर करते हैं, ठीक है, RHS को कंसीडर करते हैं। A क्रॉस B, ये रहा आपका RHS, A क्रॉस B हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा। अब फिर से बताओ यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ओनली क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसके बाद होल ब्रैकेट, क्लियर यहाँ तक। अब A को एज इट इज़ हम A स्क्वायर B स्क्वायर लिखें इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ओके, तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आया 1 माइनस वैल्यू जो आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं तो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस, अब देखो इसका होल स्क्वायर हम ले लें, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, A B कॉस थीटा होल स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर को हम फिर ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से इस लाइन में हम आ जाएंगे, पीछे वाले लाइन में आ जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, आंसर आ गया है आपका आंसर आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है A स्क्वायर B स्क्वायर। अब देखो A डॉट B इक्वल टू क्या होता है, A डॉट B इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर A डॉट B इक्वल टू वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, A डॉट B का होल स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू हम A लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू हम B लिख सकते हैं। क्लियर, तो इसे आगे लिखने की ज़रूरत है, नहीं लिखने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हो वेक्टर A डॉट B इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ A को हम डायरेक्ट A लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B को हम B लिख सकते हैं। तो आपका RHS इक्वल टू LHS, देखो प्रूफ हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आज जो भी बताएं काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।